गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स से 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि यदि आप एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स दिसंबर 2024 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जेआरएफ दिसंबर में ही क्वालिफाई हो, तो आप मेरा बैच एक्सेलेंस बैच आप जरूर लीजिए। और यदि आप गेट एंड आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा बैच ब्रह्मास्त्र 2 जरूर लीजिए। इन बैचेज में मैं आप लोगों को दे रहा हूं वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें और वहां से कोर्सेज में जाएं और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि आज के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन से हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बच्चों। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इकोनॉमी? एक अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, मतलब एक अर्थव्यवस्था का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है? देखिए बच्चों, वेल्थ क्रिएशन, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, रिसोर्स डिप्लीशन या फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल, क्या है बच्चों? बता पाएंगे आप लोग बच्चों क्या है इसका मेन उद्देश्य, मेन मकसद क्या है? तो आप जानते हैं बच्चों, कोई भी इकोनॉमी अच्छी तरीके से रन करती है तो उसका मेन मकसद वेलफेयर को इंप्रूव करना होता है। जो भी आपके इकोनॉमी में पब्लिक रहती है उसके वेलफेयर को इंक्रीज करना, इंप्रूव करना ही इकोनॉमी का मेन उद्देश्य होता है। जो भी हम इकोनॉमी को हम मैनेज करते हैं, जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो मैनेज करते हैं, तो मेन उनका उद्देश्य और मेन मकसद यही होता है कि इस इकोनॉमी में रहने वाले पब्लिक, इकोनॉमिक एजेंट, ए टू जेड जितने लोग भी रह रहे हैं सबका वेलफेयर इंप्रूव हो। तो इसका आंसर होगा वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, है ना बच्चों? वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। Which type of economy allow private ownership of the resources? कौन सी अर्थव्यवस्था संसाधनों के निजी स्वामित्व की अनुमति देती है? यानी यदि सिंपल वर्ड में बोले तो किस तरह की अर्थव्यवस्था में प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनरशिप होता है, यानी एक इंडिविजुअल के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। कौन सी अर्थव्यवस्था में? देख सकते हैं आप लोग बच्चों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर ट्रेडिशनल इकोनॉमी। तो बच्चों यहां पे मैं बता दूं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी या प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी होता है। तो यहां पे हम आंसर इसका है ए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में एवरीथिंग इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट और सोसाइटी इटसेल्फ, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे बच्चों, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ये तो यदि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया है तब तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज यदि आपने पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, तो आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मतलब मैं ये जॉब छोड़ करके किसी दूसरे जॉब में जा रहा हूं तो इस जॉब में मुझे जो सैलरी मिल रही है, जो मुझे पर्क्स मिल रहे हैं, वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। आप जानते हैं बच्चों, यहां पे अब इसका सामने है फर्स्ट है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन,
अगला सबसे अच्छा विकल्प छोड़ना। यानी जो आपने जैसे इस जॉब के बाद, जैसे एग्जाम्पल होता है, इस जॉब के बाद मैं दूसरे जॉब में जा रहा हूं, तो इस जॉब की सैलरी, पर्क्स, सुविधाएं सब छोड़ के जा रहा हूं, तो इस जॉब की जो भी हमें मिल रहा था वो ही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, आप उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहां पे क्या लिखा है देख सकते हैं आप, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। मतलब इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करना है। आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में से क्या प्रोड्यूस करना है। गन प्रोड्यूस करना है या फिर ब्रेड प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना है। आपके पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करना है या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करना है। किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये सब के सब मुझे लगता है what to produce, how to produce and for whom to produce, all are the central problem of economy। आप ये 12th में ही पढ़ रहे थे बच्चों, है ना। तो आंसर इज all of the above, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है बच्चों, जिसमें कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों का मिक्सचर होता है, उसे आप मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। देख सकते हैं आप, एन इकोनॉमी विद बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। यस, ये आंसर होगा इसका बच्चों। एन इकोनॉमी विज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, नहीं ये नहीं। एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल, ये भी नहीं। एंड नॉन ऑफ द अबव, ये भी नहीं। तो इसका आंसर होता है ए। आंसर इज ए, जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, साथ साथ काम करते हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे, आप देखिए प्लीज। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मनी। हम पैसा क्यों रखते हैं, अपने पास कैश क्यों रखते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है कि पैसा हम ट्रांजैक्शन करने के लिए, पैसे हम रुपए को खाते नहीं है। हमारे पास 20 रुपए का सिक्का, उसको खाएंगे नहीं। उससे कोई कमोडिटी खरीदने के लिए हम उसको यूज करते हैं। यानी मनी का मेन फंक्शन जो है वो है ट्रांजैक्शन। देखते हैं क्या इसमें। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मनी। तो बेसिक फंक्शन मीडियम ऑफ चेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, ये तो सब के सब है, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन यदि इसमें से कुछ दोनों में से नहीं दिया गया है तो आपके पास यह है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ फ्री मार्केट। इसमें से कौन सा फीचर फ्री मार्केट का है। फ्री मार्केट का मतलब इसमें गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उसे आप फ्री मार्केट कहते हैं। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं, ये नहीं है फ्री मार्केट। प्राइस डिटर्मिनेशन बाय सप्लाई एंड डिमांड, यस, जिस मार्केट में प्राइस का डिटर्मिनेशन डिमांड एंड सप्लाई से होता है बच्चों, उसे आप फ्री मार्केट कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट का किसी तरीके से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ रेगुलेशन नहीं है, कुछ कंट्रोल नहीं है, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है, इसे आप फ्री मार्केट कहते हैं। तो वहां पे जहां पे प्राइस जो डिसाइड होता है वो होता है डिमांड एंड सप्लाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति क्या है। बहुत ही सिंपल सा केस है कि प्राइस का बढ़ना फॉर कंटिन्यूअस इज नोन एज इन्फ्लेशन। मतलब यदि कंटिन्यूअस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहा है तो उसे आप इन्फ्लेशन, ऐसा नहीं कि आज बढ़ा कल घट गया उसे इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। यदि कंटिन्यूअस बढ़ता है तो उसे आप इन्फ्लेशन कहते हैं। देखते हैं, अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस, अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी, बोथ हैं, यस दोनों सही है। यदि
प्राइसेस बढ़ते हैं उसको भी इन्फ्लेशन कहेंगे, और प्राइस के बढ़ने से आपके पास जो कैश है उसकी वैल्यू घटती है। मान लेते हैं कि आपके पास 500 रुपये में ये पेन आप 5 पेन खरीद सकते थे, लेकिन इस पेन की प्राइस बढ़ करके 150 रुपया हो गया। अब क्या है, अब 500 रुपये में अब 5 पेन नहीं खरीद पाएंगे, उससे कम ही खरीदेंगे, है ना। सो इसका आंसर विल बी बी, ए एंड बी दोनों, है ना, यानी आंसर इज सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे बच्चों। इन इकोनॉमिक्स स्केर्सिटी रेफर्स टू, स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, बता पाएंगे बच्चों आप लोग। स्केर्सिटी यानी आप इसमें कह सकते हैं कि कोई भी रिसोर्सेज कम है इच्छाओं के मुकाबले। इच्छाएं हमारी अनंत होती हैं, हमारी विल जो है अनंत होती है, और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं। आंसर देखते हैं क्या है बच्चों। लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड वांट्स टू मीट अनलिमिटेड रिसोर्सेज, नहीं ये नहीं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट अनलिमिटेड, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। आंसर इज ए, लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। व्हाट डज जीडीपी मेजर, जीडीपी क्या मेजर करता है। यदि आपने अभी पढ़ना शुरू किया है तो सीखिए जीडीपी क्या होता है, कि पूरे इकोनॉमी में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, यदि उनको सम कर दिया जाए तो जो भी उनका मनी वैल्यू आता है उसे आप जीडीपी कहते हैं। यानी इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जिसे आप जीडीपी कहते हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या, कौन सा है, क्या है इसका आंसर, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री। यस, आंसर इज ए, आंसर इज ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। व्हाट इज द बजट डेफिसिट, डेफिसिट मतलब घाटा, आप जानते हैं। बजट का मतलब, बजट डेफिसिट का मतलब क्या है, जब सरकार का एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज्यादा होता है तो उसे बजट डेफिसिट कहते हैं। जब सरकार, आप ही का समझ लीजिए, पॉकेट मनी आपको 4,000 रुपए मिलता है, आप खर्चा करते हैं 6,000, 2,000 का डेफिसिट है, 2,000 के घाटे में हैं आप, है ना। सेम चीज यहां पर भी वही है। देखिए, व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू, यस मुझे लगता है यही आंसर है। व्हेन गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सीड गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड गवर्नमेंट रेवेन्यू, जब गवर्नमेंट का खर्चा रेवेन्यू से ज्यादा होता है उसे गवर्नमेंट बजट डेफिसिट कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में आ गया, थोड़ा लेवल पे आ गया। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली बहुत ही सिंपल सा। आप मान के चल रहे हैं, आप मार्केट में जा रहे हैं और आपके दिमाग में ये है कि ये पेन जो है यदि मुझे 500 रुपये तक का मिल जाएगा तो मैं ले लूंगा। यानी आपकी विलिंगनेस टू पे है 500, लेकिन आप मार्केट में गए तो ये 400 का पेन मिल रहा है। आई रिपीट अगेन, आपकी विलिंगनेस टू पे, आप चाहते हैं कि ये यदि पेन मुझे 500 तक का मिल जाएगा तो मैं ले लूंगा, लेकिन मार्केट में 400 का ही अवेलेबल है, तो 100 रुपये का आपका सरप्लस हो गया। आपकी विलिंगनेस टू पे है 500, एक्चुअल आप पे कर रहे हैं 400, तो 100 रुपये का आपका क्या हुआ, सरप्लस हो गया। द डिफरेंस बिटवीन, ये देखिए प्लीज, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर आर विलिंग टू पे and what they actually pay is known as consumer surplus, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे बच्चों। Which type of unemployment occurred during the economic recession? जब इकोनॉमी स्लो डाउन में होती है तो उस टाइम किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ऑब्वियसली साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है बच्चों, कि जैसे मतलब साइकिल के अनुसार, जैसे आप जब इकोनॉमी इस तरीके से चलती है ना, पता है आप लोगों को बच्चों, इकोनॉमी का जो ग्रोथ होता है, जो ग्रोथ पैटर्न है वो इस तरीके से चलती है, इस तरीके से चलती है ना। तो जब इकोनॉमी यहां पे आती है, यानी स्लो डाउन में है इकोनॉमी,
इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहां पे कम है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम है, तो कुछ वर्कर की छटनी होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। और फिर से जब इकोनॉमी रिकवर करना शुरू करती है तो उन जिनकी छटनी हुई है उनको जॉब मिल जाती है। तो साइकिल होता है एक्चुअली, इसे आप साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों इसको? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यस, आंसर इज सी। फ्रिक्शनल नहीं है, स्ट्रक्चरल नहीं है, साइक्लिकल है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which concept refers to the proportion of income spent on goods and services? कौन सी अवधारणा आय के उस हिस्से को संदर्भित करती है जो वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च की जाती है? बताइए, मतलब आप अपने इनकम का 25% गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करते हैं, उस 25% को क्या कहते हैं? उस 25% को कहते हैं एमपीसी। उस 25% को क्या कहते हैं बच्चों? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड दिस आंसर इज ए। इसको आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट? तो यदि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ना भी स्टार्ट किया है तो अच्छी बात है, और यदि आपने पढ़ लिया है तो मोनोपोली आप जानते हैं, सिंगल सेलर होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल सेलर, मेनी बायर, नो कंपटीशन, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मोनोपोली का आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस पे लगाया जाता है उसी को पे करना होता है, जिस पे ये टैक्स लगाया जाता है उसी को पे करना होता है। ऐसा नहीं कि हम पे लगा हम इसको कहीं और लगा देंगे, किसी और से वसूल लेंगे, होता है ऐसा, पता है आपको? जैसे प्रोड्यूसर पे टैक्स लगता है और वो कंज्यूमर से वसूल करता है, मतलब प्रोड्यूसर पे लगा उसने कंज्यूमर से वसूल कर लिया, इसको आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और डायरेक्ट टैक्स होता है जिस पे लगा उसी को देना है, जैसे कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? ऑब्वियसली इनकम टैक्स है जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, बाकी ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज अ टर्म फॉर गुड्स यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स? जब कोई कमोडिटी किसी और कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में लगाया जाता है तो उसको आप इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स है, उसने अपना वजूद खो दिया। जैसे गेहूं को पीस करके आटा बनाया जाता है तो गेहूं ने तो अपना वजूद खो दिया, उसने अपने आप को निछावर करके, अपने आप को बलिदान करके आटा बनाया। तो गेहूं इज रॉ मटेरियल, और आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्या कहेंगे बच्चों आप? कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड, पब्लिक गुड, या फिर नन ऑफ द अबव? यहां पे तो कैपिटल गुड ही होगा, यहां पे तो कैपिटल गुड होगा, हालांकि वो इंटरमीडिएट गुड होता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, नहीं, यहां पे आंसर कुछ भी नहीं है बच्चों, यह है नन ऑफ द अबव, इसमें से कुछ भी नहीं, हालांकि वो होता है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे बच्चों, व्हाट डज द टर्म एक्सटर्नलिटी मीन? ये शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा यदि अभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया है तो। बेसिकली ऐसा कॉस्ट जिससे आपको बियर करना, लेकिन आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, इसे आप एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप रेल परिवहन का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब डीजल इंजन चलती है तो उससे धुआं निकलता है, पॉल्यूट करता है सोसाइटी को, एयर को पॉल्यूट करता है, जिसका आप भी भुगतोगे हैं।
तो उसे आप निगेटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं। तो ऐसा कॉस्ट जिसका आपको बियर करना है, लेकिन आपसे कुछ लेना देना नहीं है। मान लेते हैं कि आप रेलवे में ट्रेवल नहीं करते हैं और रेलवे पॉल्यूट करती है एयर को, लेकिन आप उसको बियर करते हैं, भोगी है उसमें, तो उसे आप एक्सटर्नलिटी कहते हैं। इसमें क्या है देख सकते हैं, साइड इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं, यस साइड इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन। मैंने बताया ना कि रेलवे सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है और उसका साइड इफेक्ट क्या है, पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल को दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, जैसे कोयला है उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है, जल गया खत्म हो गया। यहां पे कौन सा है, सोलर, कोल, ऑयल, यस सोलर एनर्जी इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे बैटरी को फिर रिचार्ज कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज what is meant by perfect competition? Perfect competition जिसमें many buyers, many sellers, price is fixed by the market, producer is price taker, single producer cannot affect the market। ये सारे के फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के हैं। तो many sellers and many buyers। तो बच्चों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताइएगा, जरूर बताइएगा, उसके अनुसार हम इसको इंप्रूव करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।